हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 24। खुराना मेंशन। सुबह का वक्त। ब्रेकफास्ट टेबल पर देव अपना नाश्ता कर रहा था और वाड़ी उसे घूरती निगाहों से देख रही थी। देव वाड़ी को एक नज़र देखकर बिना ज़्यादा एक्सप्रेशन से कहता है, बीबी देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, इसीलिए मना कर रहा हूँ। वाड़ी मुंह फुलाते हुए कहती है, जानती हूँ आपको चिंता है, पर इतनी चिंता भी मत कीजिए कि मैं घर में घुट घुट कर रह जाऊँ। मुझे बाहर जाना है, घूमना है, टहलना है। मैं घर में अकेले रह के बोर हो चुकी हूँ। आप तो ऑफिस चले जाते हैं और मैं तो बस ऊपर कमरे में नीचे टीवी देखो, किचन में खाना खाओ और चुपचाप पूरे विला में घूमते रहो। मैं भी घूमना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे भी शॉपिंग पर जाना है और मैं सीमा दी के साथ में जाऊंगी। देव एक नज़र वाड़ी को देखता है और अपना सर ना में हिलाकर अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, ठीक है, फाइन, चली जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी जाएंगे और राका भी जाएगा। वाड़ी जल्दी से देव के पास जाकर बैठते हुए उसके हाथ दबाते हुए कहती है, नहीं ना देव, मैं राका के साथ नहीं जा सकती। आपको पता है ना, अगर मैं उसको लेकर गई तो पूरे मॉल में खलबली सी मच जाएगी और मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ऐसे देखे कि जैसे तो पता नहीं मैं कौन से देश से आई हूँ। देववाड़ी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, बीबी तुम्हें राका को लेकर जाना जरूरी है और तुम लोगों की चिंता मत करो, मैं पूरा मॉल खाली करवा दूंगा। तुम लोगों के अलावा उस मॉल में और कोई नहीं होगा। वाड़ी देव से दूर जाते हुए कहती है, यह कैसी बात हुई? बिना लोगों के मॉल अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं पता, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह सीमा दी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप मेरे साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भेज सकते हैं, लेकिन मैं राका को लेकर नहीं जाऊंगी। वाड़ी के इस तरह से दूर होने से देव को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह खड़ा होकर वाड़ी की कमर को अपने करीब कर कहता है, बीबी बात चाहे कोई सी भी हो, लेकिन तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं करोगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे करीब से दूर चली जाओ। वाड़ी थोड़ा घबराते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, अब नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ राघव किसी से बात करते हुए अपनी कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी कार के सामने एक लड़की भागते हुए आ जाती है, जिसे देख राघव जल्दी से ब्रेक लगाकर कार रोकता है, लेकिन राघव ब्रेक लगाता उससे पहले ही वह लड़की कार से टकरा जाती है। राघव जल्दी से कार से बाहर निकल उस लड़की को देखता है। उस लड़की के चेहरे पर बेहद मासूमियत थी और एक डर की झलक भी थी। उसके माथे से हल्का सा खून निकल रहा था और उसकी आंखें हल्की बंद थी। इस एक्सीडेंट को देखते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी कि तभी कुछ गुंडे जैसे लोग भागते हुए उस लड़की के पीछे वहीं आ जाते हैं और राघव को देखते हुए उन गुंडों का लीडर अपने आदमियों से कहता है, जाओ रे, उस लड़की को उठाकर लेकर आओ। राघव ने उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो लड़की अपनी बंद होती आंखों से राघव को देखकर कहती है, प्लीज़ इन लोगों से बचाइए, प्लीज़ बचाइए। यह कहते हुए वो लड़की बेहोश हो जाती है। राघव उस लड़की की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसके साथ ही वो उसकी खूबसूरती में भी खोया हुआ था। उसकी गहरी काली आंखें, पतले गुलाबी होठ, गोरा रंग, चेहरे पर बच्चे जैसी मासूमियत। उस लड़की ने गुलाबी कलर का एक लहंगा पहन रखा था जो एक दुल्हन के जोड़े जैसा लग रहा था। उन आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़
उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है, जिसे राघव अपने एक हाथ से रोक लेता है और गुस्से से उस आदमी को देखते हुए उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे उस आदमी की एक दर्दनाक चीख वहां से उठ जाती है। सभी लोग यह देखकर पीछे हो जाते हैं और उन गुंडों का लीडर गुस्से में राघव को देखने लगता है। उन गुंडों के लीडर के कहने पर सारे आदमी राघव की तरफ बढ़ जाते हैं। राघव भी खड़ा होकर उस लड़की को अपनी कार में लिटा देता है और बाहर आकर अपना कोट उतार कर फेंक देता है और हाथों की शर्ट की स्लीव को ऊपर करते हुए कहता है, आओ सालों आओ, बहुत दिनों से हाथ में खुजली हो रही थी। यह कहते हुए वो उन आदमियों को मारे जा रहा था। किसी की हड्डी टूटने की आवाज आती, किसी के दांत टूटने की आवाज आ रही थी, तो किसी के दर्द से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सारे आदमी दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर पड़े थे। उन गुंडों का लीडर, जिसका नाम शेरा था, वह आगे आता है और राघव की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, अरे तू है कौन और क्यों हमारे मामले में पड़ रहा है? यह लड़की हमारे सरदार की है और उसी की ही रहेगी। तेरे को तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से तू चला जा। राघव उस मोटे हट्टे कट्टे शेरा को देखकर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर अपनी कॉलर से उसका हाथ झटक कर कहता है, मैं किसी से नहीं डरता और अब यह लड़की मेरी है। राघव की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। अब इस लड़की पर किसी के हाथ तो क्या किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। शेरा राघव को पंच मारता है उससे पहले ही राघव शेरा के दोनों हाथों को उठाकर नीचे जमीन पर फेंक देता है। शेरा गुस्से में दोबारा उठते हुए राघव की ओर बढ़ता है। राघव एक बार फिर से शेरा को बुरी तरह मारता है और शेरा जमीन पर दर्द से कहारता हुआ पड़ा रहता है। राघव शेरा के पास पंजों के बल बैठते हुए उसकी कॉलर को पकड़कर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, राघव नाम है मेरा और अपने सरदार को जाकर बोल देना कि अब से इस लड़की को भूल जाए। अगर इस लड़की की तरफ उसने दोबारा तुम जैसे टट्टू को भेजा तो तुमसे भी बुरा हाल करूंगा उनका। यह बोल राघव अपनी कार को ड्राइव करता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वाड़ी माल से खुश होते हुए बाहर आती है और सीमा को देखकर कहती है, सीमा दी, आज तो बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। चलिए अब जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर यहाँ कुछ खाने की बैठी तो बाहर आना ही बंद कर देगा वह खड़ूस मेरा। सीमा भी हंसने लगती है। दोनों कार की तरफ जा रही होती थी और पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स आ रहे थे। तभी एक कार तेजी से आते हुए वाड़ी को उसमें खींच लेती है। सीमा वाड़ी को रोकने की कोशिश करती है पर वह नीचे जमीन पर गिर जाती है। वह गाड़ी तेजी से निकल जाती है। बॉडीगार्ड की सारी टीम कार के पीछे भागती है, लेकिन कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है जिससे वह कार को पकड़ नहीं पाते। राघव का विला बहुत ही आलीशान विला था। राघव एक खुद बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस कई देशों में फैला हुआ था और वह देव के साथ भी बिजनेस करता था, लेकिन ज़्यादातर उसको अपना दोस्त मानता था और उसके हर एक छोटे बड़े काम में उसके साथ रहता था। राघव उस लड़की को अपनी गोद में उठाए ही कमरे में आता है। वह लड़की अभी भी बेहोश थी। राघव उस लड़की को बेड पर लिटाकर अपने डॉक्टर को कॉल करता है। करीबन 20 मिनट बाद डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करते हैं और एक इंजेक्शन देकर राघव को कहते हैं, मिस्टर राघव,
सिंगल मैंने इंजेक्शन दे दिया है और उनकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा बेटर है। इनको बुखार है और इन्होंने कुछ दिनों से शायद कुछ खाया भी नहीं है, जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई हैं। सर पर हल्की सी चोट है, मैंने बैंडेज कर दी है। आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा और यह दवाई टाइम टाइम से दे दीजिएगा। कुछ परेशानी हो तो मुझे बता दीजिएगा। यह बोल डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। राघव उस लड़की के पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, कितनी मासूम है ये ना। न जाने ऐसी क्या बात है इसमें कि यह राघव सिंगल इसकी तरफ खींचा जा रहा है। राघव उस लड़की को निहार ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है और अगली तरफ की बात सुनकर वह गुस्से में कमरे से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक सुनसान फैक्ट्री में वाड़ी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। अभी वह बेहोश थी। तभी उसके ऊपर कोई जोरदार पानी मारता है। वाड़ी झटके से जागते हुए लंबी लंबी सांस लेने लगती है और अपने सामने खड़ी एक लड़की को देखती है जिसने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में बेहद नफरत थी और चेहरे पर गुस्सा। वाड़ी अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, कौन हो तुम और मुझे इस तरह से यहाँ पर कौन लाया है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सामने खड़ी सनाया जोर जोर से हंसते हुए कहती है, जानना चाहती हो मुझे क्या चाहिए? फिर वह वाड़ी की तरफ झुकते हुए उसके बालों को पीछे से पकड़कर कहती है, मुझे तेरा पति चाहिए। वाड़ी गुस्से से भरी आंखों से कहती है, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? सनाया हंसते हुए कहती है, बकवास नहीं, हकीकत है। और अब तुझे मारकर मैं तेरा पति अपना बनाऊंगी। जानती है कितना प्यार करती हूँ मैं देव से। उसके लिए पागल हूँ, इतनी पागल हूँ कि मैं तुझे मारने तक पर आ चुकी हूँ। तेरे मरने के बाद देव मेरा हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों हैप्पली हैप्पली रहेंगे। वाड़ी सनाया को गुस्से से देखते हुए कहती है, यह तेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मेरा पति मुझ पर किसी का हाथ तो क्या किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता और तूने तो मुझ पर सीधा वार किया है। अब तू सिर्फ बचने का रास्ता ढूंढ। सनाया जोर जोर से हंसने लगती है। वह इतनी जोर जोर से हंस रही थी कि वहां खड़ा हर बॉडीगार्ड देखकर कांप रहा था। सनाया की हंसी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वाड़ी भी लगभग अंदर से थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन वो ये चेहरे पर लाती नहीं है। सनाया एक बॉडीगार्ड को बुलाकर कहती है, इन मैडम का अच्छे से ख्याल रखना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। यह बोल वो वहां से निकल जाती है। वाड़ी सनाया के जाने के बाद रोते हुए कहती है, देव कहाँ है आप? मुझे हमारे बच्चे के लिए बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। दूसरी तरफ देव गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, हाथ की नसें उभर आई थी। देव के साथ बैठा राघव अपने लैपटॉप में देखते हुए कहता है, भाभी की लोकेशन शहर के बाहर की कहीं आ रही है और जहाँ की ये लोकेशन है वहाँ तो एक बंद फैक्ट्री है जो काफ़ी टाइम पहले बजाज ग्रुप की हुआ करती थी। देव को सीमा ने फ़ोन कर सब बता दिया था, जिससे देव उसी पल से वाड़ी को ढूंढना शुरू कर चुका था। वो जानता था उसके कई दुश्मन हैं और वो वाड़ी को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसीलिए उसने वाड़ी के मंगलसूत्र में ट्रैकर फिट कराया था, जिसका पता वाड़ी को भी नहीं था। बजाज का नाम सुन देव गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी पुलकित बजाज। राघव और समीर देव को देख एक दूसरे को देखते हैं, जैसे आंखों से ही एक दूसरे से कह रहे हों, आज ये शैतान सब बर्बाद कर देगा। कुछ ही देर में
देव की कार उस बंद पड़ी फैक्ट्री के पास आकर रुकती है। देव गुस्से से बाहर निकल पीछे पॉकेट से अपनी गन निकाल आगे बढ़ता है और राघव और समीर भी देव के पीछे हाथों में गन लिए चल देते हैं। सनाया बाहर की तरफ जाती है जहां उसे रिवान मिलता है। रिवान सनाया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मिस बजाज, हमारे बीच डील हुई थी कि तुम वाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाड़ी को किडनैप करने की? सनाया हंसते हुए कहती है, सनाया बजाज को कुछ करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए होती। वो जो चाहती है वो कर देती है और मैं तुम्हारे इरादे भी जानती हूँ। तुम्हें इस डील की आड़ में वाड़ी को पाना है, पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे मार दूंगी ताकि देव मेरा हो सके। सनाया ये कह ही रही थी कि तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और वो रिवान को देखती है जो उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें देव को पाने का? अब उस देव का तांडव भी देखो। ये बोल वो वहां से पीछे के रास्ते से निकल जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।